बाजार बोलता है इसमें एफआईज के डेटा से शुरुआत करते हैं। कल एफआईज ने क्या किया, उसके बाद डीआईज, और उसके बाद देखते हैं कि ग्लोबल ट्रेंड्स किस तरह के देखने के लिए मिल रहे हैं। तो कल ट्रेंड बदला नहीं, 1499 ऑलमोस्ट 1500 करोड़ की सेलिंग करके गए एफआईज। डीआईज ने कल केवल 1181 करोड़ की बाइंग की है। तो नेट में इंस्टीट्यूशन कल सेल में थे। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स का हाल, कौन सा मार्केट किस तरह से ट्रेड कर रहा है। अमेरिकन मार्केट जो कि कल क्लोज हुआ करीब 1% गिरकर, डाउ जोन्स 398 पॉइंट गिरकर, लेकिन शंघाई, हैंगसेंग, निकाई, कोस्पी सभी में ग्रीन मार्क बना हुआ है। निकाई में खासतौर से कल की 3.5% की बढ़त के बाद आज भी 1.5% का उछाल, क्योंकि उनकी करेंसी करीब 1.5 साल के लो पर आ गई है। येन जो कि डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रही है, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है तो इसलिए जापान को फ़ायदा मिलता है। बाकी शंघाई, हैंगसेंग में अच्छी तेज़ी बनी हुई है। एक बार देख लेते हैं कि कौन से काउंटर हैं जो कि आज की मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो स्ट्रेंथ दिखाने वाले शेयरों में एमएमटीसी करीब 9% ऊपर है, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, एचईजी और ग्रेफाइट सारे ही मेटल और क्रिटिकल मिनरल से जुड़े हुए शेयर्स में अच्छा उछाल देखने के लिए मिल रहा है। उसके पीछे कुछ खबरें भी हैं, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन टॉप लूजर्स देख लेते हैं एक बार। ऑल कार्गो, कल्याण ज्वेलर, फर्स्ट क्राई, कैम्प्लास्ट और गॉड डिजिट करके ये शेयर है, ये करीब 3% तक नीचे है, 3 से 4% तक की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो ये एक रुझान है इस समय मार्केट में, जो कि थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप के फेवर में नहीं जा रहा है। लेकिन हाँ, सेलिंग रुकी है, ये भी हम मना नहीं कर सकते। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अगली कुछ खबरों पर बढ़ते हैं। देखिए, इस समय जो सबसे बड़ी खबरें चल रही हैं वो दोबारा से जो हमारे मार्केट के लिए एक रिवाइवल मोड लेकर आई थी, वो थी अमेरिका और भारत के बीच की ट्रेड नेगोशिएशन से जुड़ी हुई बातचीत, जो कि दोबारा से लाइमलाइट में आई हैं। और कल एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं और मार्को रूबियो जो अमेरिका के हेड हैं, वहाँ पर उनके बीच में बातचीत हुई है। और जो बातचीत हुई है वो एनर्जी, डिफेंस और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर बातचीत हुई है। आज क्रिटिकल मिनरल्स के शेयर्स में तेज़ी भी है। अगले 2 महीनों में अगले महीने में दोनों देशों की ट्रेड टीम की मीटिंग की संभावनाएं भी हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फरवरी में हो सकता है कि दोनों देशों की फिर नेगोशिएशन स्टार्ट हो। दैट मीन्स कि बजट के बाद ही ये सारी चीज़ें होंगी। आज अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ मामले पर सुनवाई भी होगी, तो वहाँ पे ये देखना होगा कि टैरिफ मामले पर सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई बयान देती है या नहीं देती है। इस पर भी दुनिया भर की नजरें होंगी। रशीद भाई, दोबारा से ट्रेड टॉक्स रिवाइव होने की तरफ हैं, तो एटलीस्ट देखिए, अभी पिछले हफ्ते जो हमारा मार्केट गिरा था वो इसलिए गिरा था कि ट्रेड टॉक्स रिवाइव होने की बात तो खत्म ही हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि ट्रेड टॉक्स बिल्कुल और पाताल में जा रही है और गिरती जा रही है। तो पेसिमिज्म आ गया था और मार्केट गिर गया था। अब एटलीस्ट ये है कि हाँ, होप है, बातचीत हो रही है, पॉजिटिव बात भी हो रही है। तो वो एक चीज़ है। इस पॉजिटिव बातचीत के दौरान आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड शेयर्स पे क्या करोगे? देखिए विवेक सर, एक चीज ना, मतलब बीइंग अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर या एक कंजर्वेटिव ट्रेडर की बात अगर हम करें, मेरे को अब एक प्रॉब्लम क्या हो गई कि मैं ऐसे मोमेंटम में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज वहां ढूंढूंगा जहां पे मेरी कोई पोजीशन अगर हेल्ड अप है और उसमें से मैं एग्जिट ले लूं। इसके पीछे का बेसिक कारण बताता हूँ सर। ये एक अलग ही तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। और आप देखिए, लास्ट वीक जिस तरीके से आपने पूरा फ्रेमवर्क कर दिया, मंडे को एक पैनिक था मार्केट में, फिर यूएस के साइड से एक स्टेटमेंट आया, एक कवरिंग आ गई। एक स्टेटमेंट से, एक न्यूज से मार्केट इतना ज्यादा अभी डाइसी मूव कर रहा है। एंड उसके पीछे एक और कारण, मतलब आप, आई डोंट नो अभी हम डिस्कस करेंगे या क्या, बट मैं ऐड कर देता हूँ भी। जिस तरीके से सर अभी अभी हमारे रिजल्ट्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मार्केट का जो एक स्ट्रेंथ का पॉइंट था ना, वो मुझे लूज होता हुआ दिख रहा है। आज हम बात कर रहे हैं, आज सब कुछ सही है, और इतनी अनसर्टन टाइम्स में, जबकि हो सकता है कल हमारे पास कोई और स्टेटमेंट आ जाए, फिर हम प्रॉब्लम में आ जाए। इट इज बेटर हायर लेवल पे एग्जिट ढूंढना है। जब तक इट इज नॉट साइंड, तब तक बहुत एग्रेसिव अब मैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स पे नहीं बिल्कुल ठीक है। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल हो गया और लेदर गुड्स हो गया, शिम्प्स हो गया, इन सभी पर थोड़ी सी नज़र बनाकर रखनी होगी। अभी फ़िलहाल एग्रेसिव पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी टेंशन जो दुनिया में चल रही है वो है अब ईरान अमेरिका के बीच में, और ईरान का
अंदर का गृह युद्ध जो कि वहाँ पर चल रहा है। ईरान से कोई बातचीत नहीं करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, जब तक कि वो आंदोलनकारियों को मारना बंद नहीं करते। ईरान को बड़ी प्राइस चुकानी होगी, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, और आंदोलन जारी रखें और सरकार बदल दें। उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने ही बोल दिया कि अपना इंस्टीट्यूशन ही चेंज कर दो। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के लिए बोल रहा है कि आप अपनी यहाँ की सरकार ही गिरा दो और हम आपके साथ हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि आपको हेल्प जल्द ही मिलेगी। अब वो किस तरह से मिलेगी ये उन्होंने कुछ नहीं बताया। ईरान में अब तक 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। बढ़ती महंगाई दर और गिरती करेंसी वैल्यू के खिलाफ लोग हैं। ईरान की करेंसी डॉलर के मुकाबले पिछले 6 महीने में करीब 56% गिर चुकी है और फूड महंगाई दर वहाँ पर 72% बढ़ चुकी है। और अगर ओवरऑल महंगाई दर देखें तो 40% तक बढ़ चुकी है। कच्चे तेल की कीमतों में चूंकि ईरान दुनिया के क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में करीब 3.5 से 4% का हिस्सेदारी रखता है। हालांकि वो सैंक्शन की वजह से हर जगह तेल नहीं बेच पा रहा था। उनका जितना भी ऑयल का एक्सपोर्ट था उसमें 78% ऑयल चाइना खरीदता है ईरान से। तो ये एक जो टैरिफ भी लगा है वो बेसिकली चाइना को टारगेट रख के रखा गया और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि तेल के बाज़ार में चूँकि ग्लोबल सप्लाई थोड़ी सी अब कम होती जा रही है, थोड़ा उछाल आता हुआ दिखा। इसकी वजह से हम देख रहे हैं रचित भाई, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इन सभी शेयरों में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दी है। वेदांता भी आज तेज है। एचओईसी और सेलन जैसे शेयरों में भी स्ट्रेंथ बनी है। इन सभी शेयरों पर आपकी राय? वेग सर, जब हमने इस ईयर की स्टार्टिंग करी थी तब भी एक हमने डिस्कशन किया था। मैं क्रूड को ना सर ऊपर देख रहा हूँ, एक अलग ट्रेजेक्टरी में देख रहा हूँ। और हमने जैसे पहले भी ये बात करी थी कि 72 से 76 डॉलर की एक ऐसी रेंज है जहां क्रूड आपको आता हुआ दिखेगा। और हो सकता है कि इलास्टिक मूवमेंट जो आता है कई बार मोमेंटम के चलते आपको 79-80 डॉलर्स पे भी लेके चला जाए, बट फॉर द ईयर एज ऑफ नाउ ऐसा लगता है 72 से 76 के बीच में स्टेबलाइज होगा, लुकिंग एट द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। ओएनजीसी बिल्कुल सर लोअर लेवल से अच्छा लग रहा था और इसने एक मूव भी दिखाया है। अभी मैं समझता हूँ आपको ये मूव कंटिन्यूड होता हुआ दिखेगा विद द क्लियर केस इन माइंड कि आपको क्रूड में अभी तेजी दिख रही है। 258 के लेवल्स और 258 के लेवल्स को सस्टेन अगर एक करता है और क्रूड में आपको मोमेंटम आता हुआ दिखता है तो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आपको बहुत कंफर्टेबली ये 286 तक के भी लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। अब इसमें स्टांस हम लोग का पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। और इसी के विपरीत अगर आप देखें, इसी के ऑपोजिट साइड देखें, तो जो हम ओएमसीज में बुलिश स्टांस लेके बैठे हुए थे जब से ट्रम्प साहब आए थे और हमारा डिस्कशन भी हुआ था कि ड्रिल बेबी ड्रिल और वो क्रूड को नीचे लेकर आएंगे और सब कुछ होगा, द ओएमसीज हैव मेड अ गुड मूवमेंट। अब हाई लेवल्स पे ओएमसीज में एग्जिट कॉल होगी और कंपनीज लाइक ओएनजीसी, इसमें आपको अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। एक अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ एक ऑयल के शेयर जहां पर कि रचित जी बुलिश भी है और इन सभी शेयर्स पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। ओएनजीसी उनमें से एक है। अगले शेयर्स की तरफ बढ़ते हैं, अगली पॉकेट्स की तरफ बढ़ते हैं। पावर, डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पर फोकस दोबारा से आता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका में पावर डिमांड 2026-27 में नई ऊंचाई पर होगी, ऐसा आईईए बोल रही है, इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन। और साथ ही अगर देखें तो उनका कहना है कि जो अमेरिका में डिमांड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। कोयला गैस आधारित पावर उत्पादन में थोड़ी कमी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन रिन्यूएबल और न्यूक्लियर एनर्जी की डिमांड काफ़ी बढ़ेगी क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है अमेरिका में, जिसकी वजह से आईईए को लगता है कि रिन्यूएबल और जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो आगे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे अमेरिका के पावर सेक्टर में। लेकिन अमेरिका का पावर सेक्टर से हमारा कोई खास लेना देना ऐसा सच नहीं है। लेकिन जो एक चीज़ पर हमारा फोकस होना चाहिए, जहां पर वो फोकस कर रहे हैं, डेटा सेंटर और एआई। अब डेटा सेंटर में हमारी कंपनियां 3 लिस्टेड हैं जिसमें कि उनके वर्टिकल थोड़े छोटे हैं, अनंतराज, भारती एयरटेल, अदानी एंटरप्राइजेज। रशीद भाई ये बताएं, अगर इन तीनों में से किसी कंपनी पर डेटा सेंटर के लेकर किसी पर फोकस करना हो या कोई और भी कंपनी जो आपकी नज़र में हो तो किस पर फोकस करना चाहिए? सर डेटा सेंटर की हम बात करते हैं, अभी आप देखें
इट्स अ इवॉल्विंग स्टोरी इन इंडिया, अभी भी टाइम आपको लगेगा, एंड देयर मेनी कंपनीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व। जैसे आपने अनंत राज बोला, अनंत राज तो क्लियर केस इन्वॉल्व है ही। इसके साथ साथ आप देखिए डेटा सेंटर ऑल्सो आस्क फॉर हैवी इंटरनेट यूजेज और वो सब, और वो आपको प्रोवाइड करता है सर टाटा कम्युनिकेशंस। तो टाटा कम्युनिकेशंस एक स्टॉक है जिसपे आप इस डेटा सेंटर, और ये मतलब वैसे भी आप देखेंगे ना, तो जिस तरीके से अब हमारी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है और जिस तरीके से हम भी अब एग्रेसिव हो रहे हैं एआई को लेके, दो वी आर लेट फॉर द पार्टी, बट एआई के डेवलपमेंट के चलते और डेटा सेंटर के डेवलपमेंट के चलते टाटा कम्युनिकेशंस पे इट्स इनडायरेक्ट वो जो मैं निकाल के लेकर आ रहा हूँ टाटा कम्युनिकेशंस, ये अच्छा लगता है। और इसमें एक चीज हम देख सकते हैं कि आप इन लेवल्स पे भी चाहें तो पोजीशन बना सकते हैं, बट क्योंकि मार्केट इतने डाइसी हैं, अगर आपको लोअर लेवल पे मिलेगा तो रिस्क रिवॉर्ड और अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप वेट कर सकें, और अभी जिस तरीके से हमें सिचुएशन दिख रही है लोअर लेवल्स पे 1560 1580 तक भी आता है, आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। इसके साथ साथ सर एक काउंटर है जो डेटा सेंटर और एआई दोनों, और आप देखें कि एनवीडिया का अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है किसी कंपनी में, नेटवेब टेक्नोलॉजीज की मैं बात कर रहा हूँ सर, ये भी एक ऐसा काउंटर है जो अच्छा लगता है। और अभी इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव है, कभी मार्केट में और करेक्शन भी आ जाए और आपको ये 3160 तक भी मिले, इट्स अ गुड काउंटर, हायर लेवल से अच्छा करेक्ट कर चुका है, और ये अपसाइड के लिए तैयार है। 3960 4400 के लेवल्स आपको नेटवर्क टेक्नोलॉजीज इन टाइम टू कम दिखा सकता है। और सर अब भारती की हम बात कर ही लिए हैं, तो भारती भी आप देखें, इसमें दो प्ले होगी। आप एक चीज देखे होंगे सर कि जो डेटा आया था हमारे पास एफआईएस का, दो देवर नेट सेलर्स, बट कुछ कुछ सेक्टर्स में उन्होंने अपनी पोजीशन बढ़ाई थी, एंड टेलीकम्युनिकेशन बीइंग वन ऑफ देम। तो भारतीय एयरटेल को आपको हर चीज का बेनिफिट देखने को मिलेगा, ये लीडर है। और आरपू भी आप देखिए यही सेट करते हैं। आज के टाइम जितना न्यू एज बिजनेस है वो पूरा न्यू एज बिजनेस इन्हीं के हाथ से चल रहा है, आपका स्विगी जोमेटो फिजिक्स वाला, यू नेम इट, सब इसी के थ्रू चल रहे हैं। एफआईएस की भी पोजीशन अच्छी है और डेटा सेंटर में भी ये काम में अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन लेवल्स पे नहीं, थोड़ा सा कूल ऑफ करें, और कभी भी आपको 1940 1960 लेवल्स पे दिखे, आप भारतीय एयरटेल में बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं। इन टाइम टू कम जैसे जैसे नंबर्स और इंप्रूव होंगे, आरपू फिगर्स इंप्रूव होंगे, विद ग्रेजुअली इज अबाउट टू हैपन, तो आपको ये हाई लेवल्स पे देखने को मिलेगा। 2280 और 2400 के लेवल्स के लिए भारतीय एयरटेल में भी आप लोअर लेवल पे पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर रहेगी गोल्ड सिल्वर मार्च तक दौड़ेंगे, ये हम नहीं कह रहे, ये सिटी की रिपोर्ट बोल रही है। और सिटी कह रहा है कि मार्च तक गोल्ड $5000 पर आउंस और सिल्वर $100 पर आउंस हो जाएगा। आज गोल्ड और सिल्वर में तेज़ी भी बनी हुई है और सिल्वर ऑलमोस्ट $90 तक तो आ भी गया है। ये रिपोर्ट जब तक आई थी जब उस समय 84-85 था सिल्वर, और अब 90 तक तो आ ही चुका है ऑलमोस्ट। तो ये सिल्वर में वो कह रहे हैं कि मार्च तक 17% का उछाल और गोल्ड में करीब 9% का उछाल देखने के लिए मिल जाएगा मार्च तक। और उनका कहना है कि ग्लोबल सप्लाई की दिक्कतें, जियोपॉलिटिकल रिस्क बरकरार है, जिसकी वजह से ये सारी ही जो प्रीशियस मेटल हैं इनमें अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिलेगी। रचित भाई, ये तो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं गोल्ड और सिल्वर, और ऐसे में जो हिंदुस्तान जिंक है और जो डक्कन गोल्ड माइन है, ऐसी कंपनियों पर फोकस आ रहा है। हिंदुस्तान कॉपर पर फोकस आ रहा है, कॉपर की वजह से आ रहा है ऑफ कोर्स। और बहुत सारी कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड लोन वाली कंपनियां, मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, और ज्वेलरी कंपनियां जिन्होंने की वैल्यू टर्म्स में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। वॉल्यूम टर्म इस बार अब रिजल्ट्स में पता लगेगा। टाइटन जैसी कंपनीज, इन पर आपकी राय? कोई आपको पॉकेट पसंद है कि जो अभी भी आपको लगता है कि ठीक है यहाँ पर कुछ वैल्यू है, रिस्क लिया जा सकता है? अब ये मेरे को लगता है अभी ना आप मुझे 5 मिनट बाद बाहर खड़ा कर देंगे शो से, बोले भग जाए बेकार आदमी कुछ भी बोल रहा है। बट सर इन रियल टर्म्स एक्चुअली पता है आप सर, ये और मैं समझता हूँ आप भी इस बात को मानेंगे सर कि हम लोग ना अब एक ऐसी सिचुएशन में आ गए व्हेन इट कम्स टू गोल्ड और सिल्वर प्राइस, कि वी हैव अ ट्री टू क्लाइंब एंड अ क्लिफ टू फॉल। मतलब कहीं तो जाके ये फेस को रुकेगा ना सर, कहीं तो जाके ये प्राइस स्टेबलाइज होगी। अगर ये नहीं होती है तो हम ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे लिए और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जो हमारे कंज्यूमर ड्यूरेबल हैं, जो हमारे कैपिटल गुड्स हैं, जो हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कॉपर और सिल्वर हम इतना इंटेंसिवली यूज कर रहे हैं, द प्राइस विल बी स्काई रॉकेटिंग।
मेरे को सेंस ऑफ कंफर्ट ही नहीं मिल रहा है इन प्राइसेस पे। और कंटिन्यूसली आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट सर। इनकी वैल्यूएशंस भी आप देखेंगे ना, मतलब अभी हम बस यही देख रहे थे कि किस तरीके से इनकी अर्निंग्स हैं, किस तरीके से मार्जिन्स हैं। मार्जिन्स भी इनके हाई, ऑल टाइम हाई लेवल्स पे चल रहे हैं। कुछ कुछ कंपनी के 38, कुछ कुछ के 40% मार्जिन रियलाइजेशन हो रहा है, विच इज नॉट समथिंग दैट दे कैन मेंटेन कंसिस्टेंटली। तो मेरी समझ से अब ये बहुत ज्यादा उन लेवल से, इनफैक्ट मैंने तो 244 का जब आपका सिल्वर का भाव था तभी से मैंने बोल दिया था कि मुझे लग रहा है ये टॉप आउट हो गया है। दो एक इलास्टिक इम्पैक्ट आ रहा है, बट सर ये प्राइसेस मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं। कंटिन्यूसली मैं बोल रहा हूं कि इन स्टॉक्स में से आपको थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच रखना होगा। हाँ, इनमें से एक स्टॉक है सर, वो डायरेक्टली इतना इन्वॉल्व नहीं, बट आज वो मोमेंटम भी कर रहा है, वेदांता। और इसकी खुद की पर्सनल स्ट्रेंथ है, जो बिजनेस डीमर्जर और सारी चीजें हो रही हैं। वेदांता जरूर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन वैल्यूएशंस पे भी आई एम कंफर्टेबल। थोड़ा सा करेक्ट आपको करता हुआ दिखे आफ्टर दिस रन अप, और कहीं भी आपको 586 612 के लेवल्स पे दिखे, वेदांता एक ऐसी स्टोरी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बट वैसे मेटल काउंटर्स पे आप बोलेंगे तो मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ बैठा हूँ सर। मुझे डर लगता है कब ये अरेस्ट हो जाएगा, कब ये सिचुएशन बिल्कुल अपसाइड डाउन हो जाएगी, एंड फिर हम हायर लेवल पे फंस जाएंगे। और क्योंकि ये सिक्लिकल है सर, मतलब इसकी साइकिल आती है, 1-2 साल में आती है, फिर 2-3 साल चली जाती है। तो इन दैट केस आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी। तो बहुत ज्यादा फैंसी अभी मेटल्स के लिए मैं नहीं फील कर पा रहा हूँ। द वे दे हैव रन अप नाउ, आई वांट टू बी कॉशियस। ठीक है। अब एक चीज़ और, वर्ल्ड बैंक भारत की जीडीपी पर बुलिश हो गया है। उनका कहना है कि 6.5-6.6% रहेगी, हालांकि ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ी सी स्लगिश रहेगी। और अगर हम देखें तो 6.5 और 6.6 वो इस साल और अगले साल के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अव्वल तो आओगे, लेकिन एक्चुअल क्या है कि आपकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी रिजिलियंट रहेगी, इतना नहीं है कि जितना कि इस साल दिखी है अभी तक। ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ 2.6% रहेगी और इमर्जिंग मार्केट की ग्रोथ करीब 4% रहेगी। अक्सर और इन्होंने इसमें फैक्टर इन किया हुआ है कि टैरिफ लगा रहेगा, ये भी एक बात है। अ, रचित भाई एक चीज़ बताएं, अगर हमारी ग्रोथ विद टैरिफ इतनी भी आ जाती है तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये तो अचीवमेंट हो गया, मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल। और सर आप ये देखिए ना, मतलब आज जब तक ट्रम्प साहब नहीं आए थे, जब तक उन्होंने अपना पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया था, एक बात तो क्लियर थी सर, वी वर मूविंग फ्रॉम प्रोडक्शन साइड, फ्रॉम द सर्विंग साइड इकोनॉमी टू अ कंजम्पशन साइड इकोनॉमी एज वेल। मतलब आप देखेंगे, एक हम ट्रांजिट की बात करते थे जब हम 2025 के स्टार्टिंग में बैठे थे, हम बोल रहे थे हाँ हम ग्रोथ कर रहे हैं, हम्म। हाँ हमारी सिचुएशन अच्छी है, बट हमारा कंजम्पशन बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग बाहर से सामान बहुत अच्छे से लेकर आ पा रहे हैं और हम कंज्यूम कर रहे हैं। द कंपनीज वर आल्सो एग्रेसिवली कमिंग इनटू द कंट्री। क्योंकि सर आज के टाइम में जो क्वांटम है आपके देश में, आपका जो पॉपुलेशन है, जिस एज ब्रैकेट में आप हैं, और जितना हम अभी अंडर पेनेट्रेटेड है। मैं अंडर पेनेट्रेशन से बात करूंगा सर, अगर आप कंपेयर करें जो मेटल कंजम्पशन है जो हम लोग एज एन इंडिविजुअल करते हैं, किसी डेवलप कंट्री से आप देखें तो आज भी हम उनका हार्डली 5% पर एनुअल मेटल कंजम्पशन कर पाते हैं। अगर हम फाइनेंशियल मार्केट्स में देखें तो यूएस में जितना इंक्लूजन है, यूरोप में जितना इंक्लूजन है, हमारा बहुत कम है। अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखें तो सर बहुत पोटेंसी है, बहुत पोटेंसी है हमारे पास ग्रोथ की, बैक बाय गुड पॉपुलेशन। हाँ, ये साल थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहा है 2025 पूरा का पूरा, क्योंकि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, फिर सिंदूर भी हो गया। बट गवर्नमेंट ने बहुत एक्टिवली इस बार पार्टिसिपेट किया है। और मैं समझता हूँ सर ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है अभी कि जो आरबीआई की तरफ से मूव्स आ रहे हैं, और बजट में भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई ना कोई सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। तो ये जीडीपी बिल्कुल आप इसको मेंटेन कर पाएंगे। एंड जैसा कि बोल रहे हैं कि क्योंकि वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए हम लोग को मान लिया जाए, या वैसे भी वी विल बी अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अराउंड द वर्ल्ड। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। अगला लेकिन आज नतीजों का, चूंकि नतीजों का दौर चल रहा है रचित भाई, तो मैं थोड़ा सा इन नतीजों पर ही आ जाता हूँ। और नतीजे बहुत सारे हैं आज, और इम्पॉर्टेंट नतीजे हैं। एक बार नतीजों की लिस्ट देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ग्रो
HDB फाइनेंशियल, HDFC AMC, ICICI AMC, इन्फोसिस, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, MRPL, ज़्यादातर हमारे जो रिटेल निवेशक हैं ये इन सभी शेयरों के सवाल आते हैं, तो हमने वही सारे शेयर लिस्ट में डालें जो कि आज जिन पे सवाल आते हैं और नतीजे उनके आने वाले हैं। एक एक करके लेता हूँ। रशीद भाई, एक जो शेयर है ग्रो और एंजल वन, इन पर एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि बुलिश है एक विदेशी ब्रोकरेज हाउस ग्रो पर, आई बिलीव उन्होंने रिपोर्ट दी है 180 के टारगेट के लिए, और एंजल वन पे दिए करीब 3100 के टारगेट के लिए। दोनों शेयरों पर वो बुलिश हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि इन कंपनियों के नतीजे तो ठीक ही आ रहे हैं, मतलब जितना मार्केट भले ही शांत रहा हो लेकिन नतीजे ठीक आ रहे हैं, एंजल वन के भी आने वाले हैं 1-2 दिन में नतीजे, कैसे देख रहे हो आप इन दोनों कंपनीज को? सर देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं ग्रो, और ग्रो से मैं डरा हुआ शुरू से। और एक क्लियर केस है सर, मतलब आईपीओ में आपका इंटरेस्ट था नहीं, उसके बाद आपका इंटरेस्ट आ गया। दो इट इज इंडियाज नंबर वन स्टॉक ब्रोकिंग फर्म इन टर्म्स ऑफ साइज, बट सर आपने एक चीज आई एम प्रीटी श्योर डेटा पढ़ा होगा, अक्टूबर और नवंबर में एग्जिट बहुत हुए हैं रिटेल इन्वेस्टर, अच्छी सेलिंग करी है। धीरे धीरे हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, और डेज लाइक जो हमने लास्ट वीक विटनेस किया, या इस वीक भी हम जहां तक विटनेस कर रहे हैं, ऐसे दिन जब जाते हैं तो आप देखते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम ड्राई ही रहते हैं। मेरे को ऐसा लगता है सर कि ग्रो अभी इन लेवल्स पे बहुत ज्यादा एक फैक्टर इन हो चुकी है सारी पॉजिटिव्स। जब तक मार्केट की एक्टिविटी रिवाइव नहीं होगी, जब तक आपको एक पूरा टर्न अराउंड नहीं दिखेगा, स्टॉक लाइक ग्रो इज अ कंप्लीट अवॉइड। और मैं समझता हूं कि अगर आप पोजीशन बनाने की भी सोचें, कंटिन्यूसली आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट, 126 128 लेवल्स पे मुझे अच्छा लगता है। इन लेवल्स पे मेरे को एग्जिट ही दिखता है इसमें। और कहीं भी इन लेवल्स पे भी, या कल आपको रिजल्ट अगर अबव बियॉन्ड स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस देखने को मिल जाए तो 170 टू 174 रेंज पे वो मूव करता हुआ दिखेगा, वहां आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बोल रहा हूँ सर, इनका सबसे बड़ा जो यूएसपी है वो मार्जिन फंडिंग है। मार्जिन फंडिंग पे आई हैव बीन कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट इट। अगर मार्केट वॉलेटाइल हो गया और इनकी मार्जिन फंडिंग की पोजीशन अगर कटने लग गई, और वो सारी सिचुएशन, वो फियास्को अगर होता हुआ दिखा, सेबी बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हो रही है। पहले भी उन्होंने मार्जिन फंडिंग के ऊपर अपनी एक तलवार लटका दी थी, वो फिर लटका सकते हैं। थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रहिएगा इस पर्टिकुलर कंपनी और इसके बिजनेस पे। एंजल वन सर उस तरीके से रन अप नहीं किया है, और एंजल वन हैज करेक्टेड अ लॉट फ्रॉम द हाइज। जिस तरीके से ये पोजीशनड है, और इनका ना थोड़ा सा सर मिक्स बैग है, मतलब रिटेल भी है इनका थोड़ा थोड़ा, और भी ये अपनी चीजें बढ़ा रहे हैं। मैं एंजल वन के लिए ये बोलूंगा कि हाँ, आप एग्रेसिवली इसको चूज करें इन लेवल्स पे नहीं, कभी लोअर लेवल्स पे आपको मौका मिले देखने का, और कंपनी ठीक है, सारी चीजें इन प्लेस है, और 2320 2340 की रेंज में मिले तो पोजीशन बनाइए। जिन लोग के पास है और रिजल्ट कल आता है, बिकॉज कल इसके नंबर एक्सपेक्टेड है, अगर कल आता है और ये मूवमेंट करता है तो फॉर द टाइम भी एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी मुझे ज्यादा अच्छी दिखती है। 2760 के लेवल्स पे अगर ये आता है, एग्जिट वुड बी द कॉल, और लोअर लेवल पे ही थोड़े लंबे समय के लिए खरीद सकते ठीक है। अ, आगे बढ़ते हैं। अगला जो एक सेगमेंट है वो है HDFC। HDFC AMC और HDFC फाइनेंशियल, इन दोनों के रिजल्ट्स हैं, और अब HDFC बैंक के भी आ ही जाएंगे इस वीक में सैटरडे को। रचित भाई, HDFC ग्रुप को कैसे देख रहे हो आप, HDFC फाइनेंस और HDFC AMC को पहले? सर देखिए, एएमसी तो अच्छा लगता है, मतलब आप देखें कि अभी एक कंपैरिजन भी ड्रॉ हुआ था, आपको ध्यान हो कि ये इसका 5 रुपया फेस वैल्यू है, आईसीआईसी का 1 रुपया फेस वैल्यू है, इतना तो डिफरेंस ही नहीं है जितना। ये स्टॉक अच्छा है, एएमसी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, बट थोड़ा सा सर टेपेड रहा है। आप देखिए, मतलब अभी जो नंबर्स भी आ रहे हैं थोड़े से टेपेड आ रहे हैं, और ये एक ऐसे ट्रेंड में ही है अभी, मतलब यहाँ पे कोई अगर बहुत ही आपको चेंज होते हुए कोई फिगर्स आते हुए दिखे इन टाइम टू कम, मैं रिजल्ट से भी बहुत ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा हूँ। अगर आप एक पेशेंट इन्वेस्टर हैं तो आपको कहीं भी 2460 2480 लेवल्स के आसपास दिखे तो वहां पोजीशन बनाइएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो आप उसको मेंटेन करें, और अगर उस पोजीशन में आप कोई एग्जिट रूट ढूंढ रहे हैं, और मान लीजिए कल रिजल्ट में आपको एक सरप्राइज कोई एलिमेंट दिख जाता है तो 2760 के आसपास आता है, आप एग्जिट रूट ढूंढ सकते हैं। सर मेरे लिए एचडीएफसी ग्रुप में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी दिख रही है, और कंटिन्यूसली हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक।
सारे सपोर्ट ये तोड़ चुका है। कल भी इसने 940 के नीचे क्लोजिंग करी थी। आप देखें एलडीआर रेशियोज जो हैं इस बैंक के वो भी प्रॉब्लमेटिक ही होते हुए आए हैं। देयर इज समथिंग इनसाइड विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ। कंटिन्यूसली आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट। इसमें से मतलब यूजुअली सर मैं एचडीएफसी बैंक के लिए ऐसा एक कॉल नहीं रखता था, बट हम ये बोल रहे हैं कि फॉर द टाइम बीइंग आप दूर हो जाएं इससे। इसमें अभी फ्रेश पोजीशन नहीं बनानी है। जिन लोगों ने अपनी पोजीशन बना रखी है हाई लेवल पे एग्जिट की ही कॉल होगी। और फ्रेश पोजीशन बनानी है जब कोई बहुत ही आपको चेंज आता हुआ दिखे, रेशियोज नंबर्स या जो बिजनेस अपडेट है वो चेंज आते हुए दिखे, और उसके बाद ये 1024 के ऊपर कभी सस्टेन करेगा तो पोजीशन बनाएंगे। अभी इट इज नॉट गिविंग एनी गुड सिग्नल्स। मुझे एचडीएफसी बैंक से अब फाइनली डर लग रहा है। ठीक है, अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप हल्दर जुड़ चुके हैं, पीएसडी कैपिटल के हेड। प्रदीप जी, क्या हाल है? ऑल गुड सर। गुड मॉर्निंग विवेक सर आपको, रचित सर आपको, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स। गुड मॉर्निंग प्रदीप जी। रचित भाई, आप कुछ बोलना चाहते हो? नहीं सर, गुड मॉर्निंग मैंने तो नमस्कार कर दिया, गुड अच्छा, मॉर्निंग। नमस्कार कर लिया, ठीक है। नहीं, मुझे लगा आप कुछ भावना व्यक्त भी करना चाहते हो तो बता दीजिए। नहीं 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 सर, अभी अभी क्या है ना, मतलब मैं तो अभी वापस जब से आया हूँ, मैं सिर्फ लिमिटेड ही उसमें हूँ क्योंकि जयपुर की ठिठुरन जो है वो मुझे थोड़ा सा शांति बैठने में मजबूर कर रही है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल ठीक बात है। प्रदीप भाई, हम ना कुछ रिजल्ट्स पर बात कर रहे थे, जिन कंपनीज के आज रिजल्ट्स आने वाले हैं। ग्रो, एचडीएफसी, एचडीबी फाइनेंशियल, एचडीएफसी एएमसी, इन पर बात हो चुकी है। लेकिन जिन पर बात नहीं हुई है उनमें एक ये एचडीएफसी एएमसी और आईसीआईसीआई एएमसी, इन दोनों के चार्ट देखकर बताइए जरा कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आज इनके रिजल्ट्स हैं दोनों के। देखिए एच डी एफ सी एम सी, मुझे लगता है कि देखिए यहाँ से भी मैं पॉजिटिव हूँ, ऐसा कोई सच्चा ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रहा है। एंड जिस तरीके का चार्ट है, प्राइस है, मुझे लगता है कि 2534 2530, ये जो अभी ट्रेडिंग हो रहा है, एक बार अगर बाई चांस नीचे भी मिलता है, एक डीप मिलता है, तो वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। ओवरऑल ये जो कैपिटल मार्केट सेगमेंट है, मैं इसमें पॉजिटिव ही हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ से भी ये स्टॉक ऊपर आना बाकी है। इजीली आपको 2750 2800, मोटा मोटा 2 क्वार्टर का अगर व्यू हम मेंटेन करके चलते तो इजीली आपको मिल सकता है। और आईसीआईसीआई में मुझे लगता है कि 2515 2525 एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, बाकी बने रहिए 2850 2900 ऑन द वे। ठीक है सर। एक दो काउंटर और जिनके कि रिजल्ट्स पर डिस्कशन रह गया, इसमें एक आईओबी। इस काउंटर पर मैं इसलिए डिस्कशन पहले करूंगा रचित भाई, क्योंकि कल बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट आए थे और काउंटर काफ़ी अच्छा चला था और रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे। आप बताओ कि आईओबी पर क्या उम्मीदें रखनी चाहिए, और बाकी पीएसयू बैंक्स पर भी। कल आप देखो तो 2:20 के आसपास, 2:20 के आसपास कल बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट आए थे। उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही नहीं, सारे पीएसयू बैंक्स चल गए थे उस पर्टिकुलर मिनट्स में, अगले 10-15 मिनट में। आज आईओबी के रिजल्ट हैं, कोई खास उम्मीदें, कोई खास टारगेट्स वगैरह? देखिए आईयूबी, और अगर सर हम बोलें पूरा बैंकिंग स्पेस जो है, जो पीएसयू बैंकिंग स्पेस है, आप देखें कंटिन्यूसली हमने एक चीज विटनेस करी, इट्स आउट परफॉर्मिंग द प्राइवेट बैंक्स। आईयूबी भी ठीक लगता है, और मैं ठीक क्यों बोलूंगा सर, क्योंकि अगेन व्हेन इट कम्स टू वैल्यूएशन, व्हेन इट कम्स टू द टेक्निकल्स, मुझे बहुत ज्यादा कंफर्ट अभी ये दे नहीं रहा है। ऑलरेडी इस प्राइस पे भी आप देखें एक पीएसयू बैंक होते हुए भी ये 16 के पी पे है। और टेक्निकल ट्रेंड्स भी अगर अभी हम देखें तो अभी इसमें कोई एक टर्न अराउंड, कोई ब्रेकआउट भी आता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से अभी ये पोजीशनड है, अगर 37 के ऊपर मेंटेन करेगा तो भी बहुत एक स्मोकिंग मूव है जो इसको 40 तक लेके जाता है, वहां पे अगेन इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। कंप्लीट टर्न अराउंड स्टोरी अभी नहीं बनती हुई दिखती। मैं समझता हूँ एक दो क्वार्टर्स वेट करें, नंबर्स जैसे जैसे धीरे धीरे इंप्रूव हों तो वैल्यूएशन कंफर्ट मिले, और उसके बाद जब ये सस्टेन करे 40-41 के ऊपर, फिर एक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा जो कि हो सकता है इसको 48 से 52 तक के लेवल्स पे लेके जाए। बट अभी क्या है गेम चेंजर? नहीं, ऐसा नहीं लगता। ठीक बात है। जरा प्रदीप भाई, आप देखिए, कोई सरकारी बैंक आपकी रडार पर आ रहा है, इंक्लूडिंग आईओबी?
देखिए आईओ भी मुझे लगता है कि एक बार तो अभी यहाँ से मैं बाई कॉल नहीं दूंगा, क्योंकि जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है 35, क्योंकि एक्चुअली ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था 37 के आसपास का प्राइस था, जो सस्टेन नहीं हुआ और थोड़ा बहुत फिर से नीचे आ गया। सरकारी बैंकों में मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2-4 दिन से बहुत ही बढ़िया लग रहा था, इनफैक्ट हमने कॉल भी दिया था, भागा भी है। बाकी अभी भी अच्छा सेटअप ही है, मुझे लगता है कि एक बार 1090 एंड 1100 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। नीचे सक्सेसफुली एक पैराबोलिक पैटर्न है, बेस फॉर्मेशन हुआ है, इनफैक्ट 960 970 के रेंज पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। 1100 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो अगर बाई करना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस टैगर मैनर पे बाई करने का सलाह रहेगा। ठीक है। एमआरपीएल, एमआरपीएल में रशीद भाई जरा बताइए, क्योंकि देखिए इन कंपनियों के साथ प्रॉब्लम ये रही है कि रशिया से क्रूड खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, इसी को लेकर इस बार शायद क्वार्टर में अपडेट मिल जाएगा। आज हालांकि अभी ये डे हाइस पर चल रहा है काउंटर। और अगर हम देखें तो इनका जो, अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट थोड़ा सा उठाकर देखोगे तो जब से इन्होंने रशिया का क्रूड खरीदना शुरू किया था 2022 से, ये हो गया चेन्नई पेट्रो हो गया, तो ये काउंटर चेन्नई पेट्रो तो करीब 10 गुना तक हो गया था, ये काउंटर भी 40 रुपये का शेयर, करीब 40-45 रुपये का शेयर 200 पार हो गया था, 200-250 रुपये की रेंज तक पहुंच गया था। अच्छा चले थे, लेकिन जैसे जैसे क्रूड के प्राइजेस नीचे आए, डिस्काउंट कम हुआ, इन शेयरों की भी जो प्रीमियम था वो कम होता चला गया। अब क्या लग रहा है सर एमआरपीएल को देखकर? तो देखिए रिजल्ट मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा आपको कोई गेम चेंजर नहीं दिखेंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस के आसपास ही मेंटेन करेंगे, क्योंकि हमने देखा है जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बन रही है, बहुत एग्रेसिव कोई मूवमेंट आएगा नहीं। कहां तक मूवमेंट आ सकता है, हार्डली मैं समझता हूँ सर 10 रुपए का अपसाइड आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, बैक्ड बाय द नंबर्स, और वो आता भी है। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो मैं बोलूंगा उन लेवल्स पे आप एग्जिट ले लें, फॉर द टाइम बीइंग गेम चेंजर नहीं लग रहा। फ्रेश पोजीशन इन लेवल्स पे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता मुझे।